हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो आज हम लोग के जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसकी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस का पूरा डिस्कशन करा दिया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सिलेबस वाली क्लास को ना देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, कि जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। जो ये शैक्षिक मूल्यांकन का पेपर होता है ये आप लोगों को 50 नंबर का आता है, ठीक। इसलिए आपको क्या करना है, तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते चलना है, जिससे आप लोगों को बहुत चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर होते चले और एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो जो हम लोग का टॉपिक का नाम है या चैप्टर का नाम है, जो पहला चैप्टर हमारा वो है मापन एवं मूल्यांकन। यानी मापन किस प्रकार किया जाता है और मूल्यांकन क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। यानी मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, तो ये क्या होते हैं इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मापन के बारे में, कि जो मापन के होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले मापन का अर्थ के बारे में समझेंगे, कि जो मापन होता है इसका अर्थ क्या होता है। किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान, यानी कोई वस्तु होती है तो उसका जो संख्यात्मक मान होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, ठीक। तो चलिए अब उदाहरण को देखते हैं कि उदाहरण में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है, जैसे नेहा का वजन 35 किलोग्राम है, रोहित की बुद्धि लब्धि 140 है, निहारिका के गणित में 90% अंक आए। तो ये सब किसके माध्यम से पता चला, मापन के माध्यम से। ये तो पता चला कि हमने क्या किया, मेजरमेंट किया यानी मापन किया। नेहा का वजन 35 किलोग्राम, तो कैसे पता चला, मापन के माध्यम से, क्योंकि तौला गया जब उसका वेट कितना निकला, नेहा का 35 किलो मतलब 35 केजी निकला। इसके बाद रोहित की बुद्धि लब्धि कितनी है, 140। ये किस तरीके से पता चली, मेजरमेंट के माध्यम से यानी मापन के माध्यम से। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि निहारिका के गणित में 90% अंक आए। तो ये कैसे पता चला, ये भी मापन के माध्यम से पता चला। निहारिका ने क्या किया, एग्जाम दिया, फिर क्या हुआ, नंबर मिले उसको। तो ये सब किसके माध्यम से हुआ, मापन के माध्यम से तो पता चला। तो वही कहा गया है कि जो मापन का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान, ये हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी, क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है और उसे मानक शब्दों, चिन्हों या निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी की क्रिया की किसी भी विशेषता को निश्चित मापदंडों के आधार पर देखा जाता है। मतलब जब देखा जाएगा फिर उस पर विचार किया जाएगा, तभी तो उसका मापन किया जाएगा। कोई कोई मतलब इंसान खड़ा है तो क्या आप उसे देख के बता दोगे क्या कि इसका वेट कितना है, नहीं बता पाओगे ना, जब तक कि क्या करोगे, उसको अच्छी तरीके से तौल नहीं लिया जाएगा। तो वही कहा गया है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मापदंडों के आधार पर देखा जाता है, परखा जाता है और क्या किया जाता है, मापा जाता है और उसे मानक शब्दों या चिन्हों के निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। तब उसे पता चलता है कि मतलब जब मापन कर लेंगे तब एक निश्चित इकाई हो जाती है। जैसे किलोग्राम भी है, मतलब तो किससे उसको वो करते हैं, डोनेट केजी से करते हैं ना, कितने मतलब किलो का है कोई वेट किसी का, तो एक चिन्ह नहीं बन जाता हम लोगों का, केजी लिख देते हैं। तो वही कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें उदाहरण क्या कहा गया है, कहा गया है जैसे यात्रा करते समय दूरी, समय, गति, धन, मात्रा आदि का मापन। जैसे आप लोग को मतलब यात्रा करना है तो समय भी देखना पड़ता है, दूरी भी देखनी पड़ती है, गति भी देखनी पड़ती है, धन, मात्रा आदि का मापन। मान लीजिए आप लोगों को कहीं पर जाना है तो आप लोग एक टाइम बना के नहीं चलते हो कि जैसे कहीं पे जाना है मान लीजिए आप लोगों को, तो आप लोग डिसाइड नहीं कर लेते कि हम लोग सुबह जाएंगे तो इतने टाइम तक पहुंच जाएंगे, इतने टाइम तक जाएंगे तो इतने टाइम तक पहुंच जाएंगे। फिर दूरी हुई, दूरी के हिसाब से तो आप लोग पता कर पाओगे कि इतनी दूरी तो हमें कितना टाइम लग जाएगा जाने में। गति मतलब किस हिसाब से या रफ्तार से, आपके जिस साधन से जाओगे तो किस हिसाब से उसकी जो गति है, अगर बाइक से जाओगे तो टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, कार से जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रेन बस से जाओगे तो ये सब मतलब साधन के हिसाब से तो होगा, जिस प्रकार का साधन होगा उसी हिसाब से उसकी गति भी होगी। धन, मात्रा आदि का माध्यम, अब आप लोग पैसों को भी देखते होंगे कि वहाँ तक जाने में कितना किराया लगेगा, कैसा क्या। तो वही है कि जब आप लोग यात्रा करते हो तो
आप लोग मापन नहीं करते हो कि समय कितना लगेगा, दूरी कितनी लगेगी और मात्रा सब क्या लगे, तो ये भी क्या है, एक मापन है। फिर दूसरा जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है प्रकृति में मापन, सूर्य उदय होना, अस्त होना, ऋतु परिवर्तन, ग्रहों की घूमने की गति, ये सब भी मापन के द्वारा। ये तो पता चलता है कि प्रकृति में, जैसे प्रकृति के लिए कि मापन सूर्य का उदय होना, मतलब सूर्य कितने टाइम उठते हैं, मतलब उगता है। फिर दूसरा अस्त होना, सूर्य कब अस्त होते हैं। इसके बाद ऋतु परिवर्तन, मौसम का यानी परिवर्तन, कभी सर्दी कभी गर्मी कई बार साथ, इस तरीके से हमारे मौसम में नहीं परिवर्तन होते। ग्रहों की घूमने की गति, ये सब किसके द्वारा पता चलता है, मापन के द्वारा, ये तो पता चलता है। इसका हम लोग को जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है रोज की चीज़ों में मापन, थर्मामीटर, घड़ी देखना, स्केल, कैलकुलेटर, चाय में पानी कितनी, दाल में नमक मापन आदि। मान लीजिए आप लोग कोई चीज़ बनाते हो, खाने पीने की चीज़, तो क्या उसमें जो बनाया जितना उतना तो डाल नहीं देते हो। एक उसका भी वो होता है ना कि हमको किस, मतलब चाय बनानी है तो कितना दूध डालना है, कितना पानी डालना है, कितना चाय पत्ती डालनी है, कितना अदरक डालना है। दाल बनाते हो तो उसका भी डिसाइड होता है कि हमको कितना पानी डालना है, कितना नमक डालना है, कितनी दाल डालनी है, तो होता नहीं है सब। तो एक आ गया है कि रोज़ की चीज़ों में भी मापन, थर्मामीटर, घड़ी देखना, स्केल, कैलकुलेटर, चाय में कितनी दाल, मतलब चाय में कितनी चीनी और दाल में कितना नमक, ये सब मापन के द्वारा ये तो फिर पता चलता है। नहीं तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करें वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों का परिणाम या मात्रा के रूप में बताया जाता है। मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं कि जो मापन होता है ये एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है, यानी इसके द्वारा, मापन के द्वारा क्या किया जाता है, किसी वस्तु का प्रमाण पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ में कितना, मतलब क्या, किस तरीके से हमको क्या करना है। तो ये सब किसके माध्यम से पता चलता है, मापन के माध्यम से तो पता चलता है। अगर मापन करना ना जानते तो क्या चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हो पाती ना, हो पाती ना, कि हमको कितना क्या डालना है, ये सब किसके माध्यम से पता चलता है, मापन के माध्यम से तो पता चलता है। तो आई होप कि आप लोगों को जो मापन था बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मापन प्रतीक, यानी जो मापन प्रतीक होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। किसी योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे मापन प्रतीक कहते हैं। यानी जो मापन प्रतीक होते हैं ये क्या होते हैं, किसी योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मापन प्रतीक कहते हैं। जैसे लंबाई को इंच से, सेंटीमीटर व मीटर, वजन को ग्राम या किलोग्राम से, ये सब किसके माध्यम से पता चलते हैं, मतलब कि होता नहीं कि लंबाई को इंच के माध्यम से जानते हैं। जैसे किसी की हाइट नापनी है तो आप लोग कहते हैं ना कि इतने इंच के, उतने इंच के। इसी तरीके से सेंटीमीटर, मीटर, ये सब क्या है, ये सब प्रतीक ही तो है मापन के। तो वही कहा गया है कि किसी योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही मापन प्रतीक कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है शैक्षिक मापन। अब ये शैक्षिक मापन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मानव व्यवहार को जानने के लिए मानव व्यवहार का मापन जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि मानव व्यवहार को जानने के लिए मानव का व्यवहार का मापन जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मानव होते हैं क्या सबका बिहेवियर एक जैसा होता है, नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है ना। तो ये भी किसके द्वारा पता चलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, मापन करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे। तो इसके बाद फिर हम लोग अपने माइंड में क्या करेंगे, सोचेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा था, उनकी बात करने का तरीका किस प्रकार था। ये सब किसके माध्यम से पता चला, मापन के माध्यम से ही तो पता चला। तो वही कहा गया कि मानव व्यवहार को जानने के लिए भी मापन का, मतलब मानव का व्यवहार जरूरी है। क्या करें कि मानव व्यवहार को जानने के लिए मानव का व्यवहार का मापन जरूरी है। यानी जब तक मापन नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। मापन वह है जिसमें व्यक्ति के गुण मापन मात्र के रूप में किया जाता है। बच्चों की निष्पत्ति या उपलब्धि, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाना ही मापन है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मापन वह है जिसमें व्यक्ति के गुण का मापन मात्रा के रूप में किया जाता है। बच्चों की निष्पत्ति या उपलब्धि उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल की मात्रा के द्वारा पता लगाया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चे हैं तो उन लोगों ने कितना सीखा है, कितना क्या किया है, तो जब तक हम लोग उनसे क्या करेंगे, पूछेंगे नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने किस हिसाब से कितनी चीज़ों को सीखा है। तो वही कहा गया है कि मापन वह है जिसमें व्यक्ति के गुण का मापन मात्रा के रूप में किया जाता है। अब बच्चों की निष्पत्ति या उपलब्धि उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल की मात्रा का पता लगाना ही मापन है। यानी बच्चों ने जो अर्जित ज्ञान किया और जो स्किल सीखी है तो उनकी मात्रा का क्या करना, पता लगाना है, क्या है, मापन है। अब जैसे एग्जाम्पल की थोड़ा समझ लेते, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, जैसे प्रवेश से पहले बच्चों की बुद्धि परीक्षण लेना। मान लीजिए बच्चे का एडमिशन कराने जाया जाता है कहीं पे, तो उसका टेस्ट नहीं होता है कि बच्चे को कितना आता है, तो उसी हिसाब से फिर क्या
किया जाता है, उसको क्लास में एडमिशन दिया जाता है कि बच्चा किस लायक है, मतलब किस क्लास में पढ़ने लायक है। तो वही कहा गया कि प्रवेश से पहले बच्चों की बुद्धि का परीक्षण लेना, यानी बच्चे को एडमिशन देने से पहले क्या करना है, उसका मतलब उसके बुद्धि का परीक्षण लेना, यानी उससे क्वेश्चन करने हैं, तो इससे क्या हो पता चल जाए कि बच्चे किस क्लास में बैठने लायक हैं। तो ये सब किसके माध्यम से पता चलता है, मापन के माध्यम से ही तो पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बच्चों में ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जाता है। यानी जो बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होता है, ज्ञानात्मक भी, भावात्मक भी और मनोक्रियात्मक भी, इन तीनों पक्षों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। विभिन्न उपलब्धि परीक्षणों द्वारा बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का मापन कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो विभिन्न उपलब्धियां होती हैं उनके परीक्षण के द्वारा क्या कर सकते हैं, बच्चों का ज्ञानात्मक पक्ष का मापन कर सकते हैं। भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इनका मापन संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, इनका मापन संभव नहीं है। ठीक, अब नोट है, नोट के बारे में पढ़ते हैं कि नोट हमारी क्या कह रही है। नोट कह रही है मापन व्यक्ति के जीवन के साथ ही शुरू होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो मापन होता है वह व्यक्ति के जीवन के साथ शुरू होता है, यानी जब बच्चे या कोई भी हो, मतलब उसके जीवन का स्टार्टिंग होती है तब से शुरू हो जाता है और जब तक कि उसकी डेथ नहीं होती है, जहाँ से मतलब उसकी डेथ हो गई तो मापन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वही कहा गया कि मापन व्यक्ति के जीवन के साथ हो शुरू होता है, यानी मापन कब शुरू होता है, जब क्या होता है, व्यक्ति का जीवन शुरू होता है। तो मापन व्यक्ति के जीवन के साथ शुरू हो जाता है और मृत्यु के साथ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब हम लोग के मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, रॉस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। रॉस कह रहे हैं मापन एक परिमाणीकरण प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं कि जो मापन होती है वो क्या है, परिमाणीकरण प्रक्रिया, यानी मापन के द्वारा ये क्या होता है, चीज़ों को प्रमाणित किया जा सकता है, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे इसे। तो अब अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो आ रहे हैं स्टीवेंस के अनुसार। ये जो स्टीवेंस नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी मापन है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को 90% मार्क्स आए, किसी के 80% आए, तो ये सब किसके माध्यम से पता चला, मापन के माध्यम से ये तो पता चला। पहले एग्जाम हुआ, फिर टीचर ने कॉपी चेक की, फिर नंबर जोड़े, फिर परसेंटेज निकाला, तो सब किसके द्वारा पता चला, मापन के द्वारा ये तो पता चला। इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना ही मापन है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना, यानी नियम के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को क्या करना, अंक प्रदान करना। मान लीजिए एक टीचर है, उन्होंने क्या किया, कोई अपना सब्जेक्ट है, मान लीजिए उसका टेस्ट लेना है, तो उन्होंने निर्धारित कर दिया, नियम बना दिया कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का रहेगा, ये क्वेश्चन इतने नंबर का रहेगा। तो वही कहा गया है कि निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुएं या घटनाओं को अंक प्रदान करना। फिर उसी हिसाब से क्या किया, बच्चे ने कितना सही किया है उस हिसाब से टीचर क्या करेंगे, नंबर देंगे। तो एक निश्चित मतलब नियम बना दिया ना, तो वही कहा गया है कि निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुएं या घटनाओं को अंक प्रदान करना ये क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं मापन के तत्व या अंग। अब मापन के तत्व कौन होते हैं और मापन के अंग क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। मापन के मुख्य 3 अंग या तत्व होते हैं, यानी जो मापन होता है इनके मुख्य कितने अंग या तत्व होते हैं, 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानते हैं। जो पहला आ रहा है वो आ रहा है वह वस्तु, प्राणी या क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। क्या कह रहे हैं, पहला तो वो आएगा, वह वस्तु या प्राणी या क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है, यानी मापन किसका करना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा। मान लीजिए कोई इंसान है तो उसका वेट मापना है, तो सबसे पहले तो ये देखना है ना कि किसका वेट मापना है, इंसान का। तो वही कहा गया कि किसी वस्तु या प्राणी या क्रिया की किसी विशेषता का मापन करना है, सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा। फिर दूसरा आएगा विशेषता को मापने के उपकरण या विधियाँ, यानी विशेषता को मापना है तो किस तरीके से मापना है, तो वही उपकरण या विधियाँ वो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी वेट मापना है तो मशीन की जरूरत पड़ती है ना, तो दूसरी चीज़ वो हो गई। पहले चीज़ तो ये आई कि मतलब क्या किसको मापना है, दूसरा चीज़ अब ये लगेगा कि किसके माध्यम से मापना है। फिर जो तीसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापन करता,
वह व्यक्ति जो मापन करता है, अर्थात मापन करता। अब मान लीजिए कौन व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, मापन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मापन करता कहलाएगा। यानी 3 चीज़ें जरूरी हैं। कौन कौन सी, एक तो मतलब किस विशेषता का मापन करना है, और फिर उपकरण यानी किसके माध्यम से करना है, और कौन मापन कर रहा है। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब मापन के प्रकार के बारे में जानते हैं कि जो मापन होते हैं तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। मापन के 3 प्रकार होते हैं। मापन के कितने प्रकार होते हैं, मापन के 3 प्रकार होते हैं। जो पहला आता है वो आता है निरपेक्ष मान, दूसरा आता है सामान्यीकृत मापन, तीसरा आता है इम्पसेटिव मापन। ठीक, जो इम्पसेटिव मापन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, और जो निरपेक्ष मापन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, और जो सामान्यीकृत मापन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इनके बारे में क्रम से पढ़ते हैं। जो पहला आ रहा है हम लोग को वो आ रहा है निरपेक्ष मापन। ये निरपेक्ष मापन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। निरपेक्ष मापन कह रहा है कि निरपेक्ष मापन में परम शून्य की स्थिति संभव होती है। निरपेक्ष मापन में क्या होता है, परम शून्य की स्थिति संभव होती है, जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है और शून्य से अधिक होने पर धनात्मक हो जाता है, और शून्य से कम होने पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी ऋणात्मक मापन होता है। तो निरपेक्ष मापन क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, निरपेक्ष मापन में परम शून्य की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, संभव होती है, जिसका क्या होता है, जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है और शून्य पे अधिक होने पर धनात्मक हो जाता है, और शून्य से कम होने पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इसमें भौतिक मापन आता है। अब इसमें भौतिक मापन आता है। अब कौन कौन से भौतिक मापन आते हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि, इसलिए इसे भौतिक मापन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, दूरी भी है, ऊंचाई भी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भौतिक मापन कहते हैं। जैसे किसी स्थान का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस आदि तक हो सकता है। ठीक, ये सब जाना। अब इसके बारे में नोट आ रहे हैं, नोट के बारे में जानते हैं। नोट हमारी क्या कह रही है, इसमें शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों के परम शून्य की संभावना नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों ये परम शून्य की संभावना नहीं होती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग ने निरपेक्ष मान के बारे में जान लिया। अब जो हम लोग का दूसरा आ रहा है वो आ रहा है मानसिक या सामान्यीकृत मापन। तो ये मानसिक या सामान्यीकृत मापन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सामान्यीकृत मापन वह है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती, इसलिए परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती। इसमें क्या होता है, इसमें शून्य की संभावना ही नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो परिणाम होता है यानी रिजल्ट होता है उसकी व्याख्या क्या होती है, गणितीय आधार पर नहीं की जाती है। जैसे क्या एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि यदि किसी बच्चे के गणित विषय में 0 अंक प्राप्त हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की योग्यता शून्य है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि बच्चा किसी भी प्रश्न को हल करने में असफल रहा है। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे के जो गणित में मतलब जो गणित है उसमें अगर 0 नंबर आ जाए या एक भी नंबर ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे क्या है, मानसिक रूप से कमज़ोर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे को जो नॉलेज है वो भी शून्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल्कि इसका अर्थ क्या हुआ, किसी बच्चा की मतलब जो बच्चा है तो उसको कोई भी प्रश्न हल करने में मतलब असफल है, उसे प्रश्न नहीं आए जो क्या है, पेपर में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे की योग्यता है वो ही क्या है, शून्य है। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यीकृत माप ही होते हैं। क्या करेंगे, जो मनोविज्ञान होता है और शिक्षा के क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, यही होता है। तो आई होप कि आप लोगों को मानसिक या सामान्यीकृत मापन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सामान्यीकृत मापन वह है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, वे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती है, इसलिए परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जाती है। उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया कि यदि किसी बच्चे के गणित विषय में 0 अंक प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की योग्यता शून्य है, बल्कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि बच्चा किसी भी प्रश्न को हल करने में असफल रहा, यानी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यीकृत मापन ही होते हैं। अब हम लोग का जो तीसरा था वो था इम्पसेटिव मापन। ये जो इम्पसेटिव मापन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए इसमें क्या होता है, इस विधि में व्यक्ति या बच्चे बाध्य चयन करना होता है। इस विधि के द्वारा मापन
कैटिल ने इम्पेरेटिव मापन कहा है। इम्पेरेटिव मापन कहा है। इसमें व्यक्ति या बच्चे के सामने कुछ प्रश्न, कथन या समस्याएं रखी जाती हैं और बच्चे उन्हें वरीयता क्रम यानी 1 2 3 4 में रखने को कहा जाता है तथा यदि किसी कथन, प्रश्न, समस्या को प्रथम वरीयता दे दी या अन्य किसी प्रश्न या कथन को वह वरीयता नहीं दे सकते, इसलिए इस प्रश्न के मापन उपकरण को बाध्य चयन प्रश्न कहते हैं। ठीक, जो हम लोग का ये जो इम्पेरेटिव मापन था ये क्या है, कह रहे हैं कि मान लीजिए क्लास में कोई बच्चे होते हैं तो उनको चीज़ें दे दी गई और उनसे क्या कहा गया कि इनको क्रम से रखो। मान लीजिए बॉटल ही ले लीजिए, एक छोटी बॉटल हो, फिर एक उससे बड़ी बॉटल हो, फिर एक उससे बड़ी बॉटल हो, तो वही चीज़ नहीं होता है। बच्चों से कह दिया जाए इसको क्या करो, एक वरीयता यानी क्रम से लगाओ, तो ये कहा गया है कि इस विधि में व्यक्ति या बच्चे वाद्य चयन करना होता है। इस विधि के द्वारा मापन करने को कैटिल ने इम्पेरेटिव मापन कहा है। किसने इम्पेरेटिव मापन किया है? कैटिल ने कहा है। इसमें व्यक्ति या बच्चे के सामने कुछ प्रश्न या समस्याएं रखी जाती हैं और बच्चे को इन्हें वरीयता क्रम में रखने को कहा जाता है तथा यदि किसी प्रश्न, कथन, प्रश्न, समस्या को प्रथम वरीयता दे दी तो अन्य किसी प्रश्न या कथन को वरीयता नहीं दे सकते, इसलिए इस प्रश्न के मापन को उपकरण को बाध्य प्रश्न कहते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। मान लीजिए बॉटल ये क्लास में रखना है तो पहले सबसे छोटी रखी गई, फिर बड़ी रखी गई, फिर उससे बड़ी रखी गई, तो क्या जो पहली बॉटल है सबसे छोटी तो उसको 2 बार रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, क्योंकि चीज़ों के एक क्रम से लगाया गया है कि सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो वही कहा गया है कि ये क्या है, वाद्य प्रश्न कहलाते हैं, उपकरण को वाद्य प्रश्न कहते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने प्रॉपर क्या किया होगा, नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो मापन होता है और मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, यानी मापन किस तरीके से किया जाता है और मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो टॉपिक था हमारा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको मापन के बारे में बताया कि जो मापन होता है उसका अर्थ क्या होता है। फिर मैंने आपको दूसरा जो पॉइंट बताया वो बताया कि मापन प्रतीक क्या होते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया शैक्षिक मापन ये क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो मनोवैज्ञानिक है रॉश के अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा क्या दी। इसके बाद स्टीवेंस आए, इन्होंने अपनी परिभाषा क्या दी। इसके बाद जेपी गिलफोर्ड आए, इन्होंने अपनी परिभाषा क्या दी। ठीक, इसके बाद फिर मैंने आपको मापन के प्रकार बताए कि जो मापन होता है तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें मतलब जो मापन होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। एक निरपेक्ष मापन होता है, एक सामान्यीकृत मापन होता है और एक होता है इम्पेरेटिव मापन। इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया एक एक करके। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर क्लास एक बार में आप लोगों को समझ में ना आए तो आप इसे 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, लेकिन चीज़ों क्या करिए, बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है बिल्कुल नया है। इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना है और प्रॉपर नोट्स बनाना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और क्लास को भी क्या करिए, क्रम से ही देखते चलना है। अगर आप लोग आज की क्लास को नहीं देखोगे तो फिर कल की क्लास आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगी। तो इसलिए क्या करना है, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं करना है और एक एक क्लास लेते चलोगे तो आप लोगों को भी आराम रहेगा और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, इधर उधर चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो पहली क्लास है उसमें तो मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन किया है, तो पूरे सिलेबस का आप लोग नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। फिर अपनी क्लास को लेते चलिए जिससे आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल से क्या करेंगे, अपने सिलेबस को फिर आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, जिससे वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वहाँ पर क्या की जाती है, वहाँ पर क्विज कराई जाती है, जिससे क्विज को अटैम्प्ट करके अपना आप लोग आकलन करिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हमें आता कितना। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।